Good morning, student. Welcome back. I hope you are fit and healthy. Yesterday we had started with history lesson number 1, an introduction to history, what, when, where and how. हिस्ट्री क्या है, क्यों ज़रूरी है और कब, कहाँ, कैसे और क्यों हुआ था, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा आगे और जानने की कोशिश करेंगे। बेटा मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि 5th से 6th में आने की वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी, तो आप आसानी से समझ पाओ। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी। कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते। यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी वेन एवर यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट फॉर एनी डाउट ऑफ योर सब्जेक्ट। Where did people live in India? भारत में लोग कहाँ रह रहे थे? इंडिया में लोग कहाँ रह रहे थे? In their march towards civilization, people of India had to pass through various stages of evolution like their counterparts in many other countries of the world. सभ्यता जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही थी, उसी तरह से भारत के लोगों को विकास करने के लिए या बसने के लिए इधर उधर जाकर दूसरे देशों में बसना पड़ा ताकि वो विकसित हो सके। नई नई नौकरियों के लिए वो गए या शादियों की वजह से वो लोग इधर उधर चले। कुछ पढ़ने के लिए गए थे, कुछ नौकरियों के लिए गए थे और कुछ शादी की वजह से गए। The first was the stage of food gathering and hunting, when people had to wander from place to place in search of food. Some sites of these people has been found in vast area, excepting the Gangetic Valley in Narmada Valley, like Adamgarh and Lakhania, in Godavari Valley in Maharashtra, like Nevasa, Kaveri Valley in Karnataka, like Jalalhai, etc. This stage continued over thousands of years up to 10,000 BC. शुरुआती दौर में इंसान खाना इकट्ठा करने के लिए इधर उधर भटक रहा, तो वो एक जंगल से दूसरे जंगल इधर उधर भटक कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए घूमता रहा और जगह जगह पर बसता रहा। Then came the stage when the man became a farmer and a herder of animals. They developed the art of agriculture and learned how to domesticate animals. Some sites of these people have been found in northwestern parts of the country, like Mehergarh in Balochistan in Pakistan and Murzom in Kashmir. Northeastern parts of the country like Sarutwara and Daujali Harding. And some Deccan states like Andhra Pradesh, Nagarjun Konda and Karnataka like Maski, Brahmagiri, etc. These were village sites which flourished between 10,000 BC to 4,000 BC. खाना इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के रूप में इंसान ने पहला कदम अपनाया। उसके बाद में उसने खाना उगाना सीख लिया था। उसने जानवर पालने शुरू किए और जानवर पालकर और अपने लिए खाना उगाना जब उसने सीख लिया तो उसने धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर बसना शुरू कर दिया। वो वहां पर रहने लगे ताकि उन्हीं जगहों पर वो एक जगह टिक कर रहने लगे, वहां पर वो अपने लिए खाना उगाते और खाना खा लेते। जानवर उन्होंने पाल रखे थे जिसकी वजह से उन्हें दूध मिल जाता, लोगों को मीट मिल जाती और अनाज वो उगाना शुरू। Then came the stage when the people in India laid the foundation of cities like Harappa and Mohenjo-daro in the Indus Valley and later on Patliputra in Magadh in Gangetic Valley between 3250 BC to 250 BC. उसके बाद में हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन जैसी संस्कृति ने विकास करना शुरू कर दिया। The story of human evolution is still continuing in India to this date. आज की तारीख में भी इंसान लगातार प्रगति ही करता जा रहा है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को हम कैसे पता लगाते हैं कि हिस्ट्री कैसी है। तो अब क्या होता है, आपने रामायण महाभारत पढ़ी भी ली है हमने, और कुछ उसकी कहानियां हमारी दादी नानी ने सुनाई, वो हमने सुन ली। तो कुछ चीजें हमें वो बताती हैं कि पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था, हमारे जमाने में ऐसा था, तो हमने तो नहीं देखा, तो हम लोग उस चीज को मान लेते हैं। तो कुछ तो रिटर्न फॉर्म में हमारे पास में है और कुछ मुंह जबानी या
दादी नानी कभी आपको बताती है कि हमारे समय में इस तरह के खिलौने हुआ करते थे, तो वो कुछ छोटी छोटी सी चीजें या कपड़े के टॉयज और इस तरह के आपको बताती हैं, तो आपको पता लगता है कि ऐसी चीजें होती थी। तो वो सारी चीजें या वो हमें बताती हैं कि इतिहास कैसा था, हिस्ट्री कैसी थी। तो हिस्ट्री को यदि हम जानना चाहते हैं तो उसको जानने के दो तरीके हैं, पहला है लिटरेरी और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल। पहली चीज तो लिटरेरी जो रिटर्न फॉर्म में है वो चीज बता देगी कि इतिहास कैसा था। दूसरा आर्कियोलॉजिकल, जमीन के नीचे जो दबी हुई चीजें नॉन रिटर्न फॉर्म में, बर्तन, घर के टुकड़े बच रहे हों या किस तरह की मटके थे उनके हिस्से बच रहे हों, कुछ पेंटिंग्स के टुकड़े बचे हुए मिल जाते हैं नीचे जमीन में, तो वो सारी चीजें बताती है कि इतिहास क्या था। As one can hardly glance at yonder shore of the sea, so it is quite difficult for the present-day student of history to peep into the historical past. Still, there are certain sources, though quite scanty, which enable us to build our past history. These sources are called historical sources, which can be easily classified in two major groups: literary sources and archaeological sources. इतिहास इतना लंबा है कि उसको हम आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं और वो बहुत विशाल है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है, चाहे से वो लिटरेरी हो, किताबों के माध्यम से हो, या आर्कियोलॉजिकल हो, जमीन के नीचे दबी हुई हो, हम उनसे इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज: द स्टोरी ऑफ मैन ऑन दिस अर्थ goes back to several thousand years. We can learn about it from the evidence left by our ancestors. About the near past, we have written records of different types. Thousands of years ago, when there was no paper to write on, our ancestors wrote their records on various objects like the dried bhojpatras, the bark of trees, plates of copper, or even solid rocks, pillars, stones, on which they inscribed important events of their time. Later on, they wrote on paper. It is from this recorded evidence that our historians have constructed the history of mankind as we know it today. पहले आज तो हम कागज पे लिखते थे, लेकिन पहले जब कागज का आविष्कार नहीं होता था तो लोग लिखते थे। लिखने के लिए वो पत्ते, लकड़ी के टुकड़े या पत्थर इनका इस्तेमाल करते थे, इन पे लिखते थे। आज हम पेन या पेंसिल से लिखते हैं, पहले वो कोयले से, चौक से, किसी और चीजों से लिखते। The handwritten accounts of contemporary events that help us in knowing our past are called manuscripts. These manuscripts were prepared by few learned men of their age in different languages and scripts. हाथ से लिखी गई जो चीजें हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स कहलाती हैं और इन्हें लर्नेड मैन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो बुद्धिवक्ता है वो समझते हैं और समझाते हैं। Remember, by script we mean the form of writing a particular language. Many of these manuscripts have been lost or destroyed through the past centuries, but still the historians have succeeded in constructing the wonderful story of man. The literary sources have proved very useful for the study of history in their own way. जो हाथ से लिखी गई चीजें थी या जो पहली रिकॉर्ड बनाए गए थे उनमें से काफी चीजें तो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन जो कुछ बचा था उन्हीं के माध्यम से आज भी हिस्टोरियंस इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। The literary sources can be divided into religious, धार्मिक and secular sources as well as travelers' accounts. Religious literature. The religious books of Hindus, Vedas, Brahmanas, Arankyas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata, Purans, etc. Buddhist, Tripitakas, Jatakas, Devasma, Mahavasma, etc. and also those of Jains, Angas, though purely religious, throw light on the social, religious, political and economic life of the people of ancient India. Veda tell us a lot about the life and culture of Aryans. पुरानी जितनी भी किताबें हैं वो हमें इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के बारे में सिखाती है, चाहे किसी भी धर्म की वो किताब। The Ramayana and Mahabharata, the two great epics, give us good deal of information about the social and political life of Aryans of epic age. रामायण और महाभारत पुराने समय में क्या घटनाएं हुई थी
उनके बारे में किस तरह के वहाँ जीवन था उसके बारे में हमें बताती है। 18 पुराणास, though full of mythology, still provide useful information regarding certain historical dynasties and their rulers. जो 18 पुराण हैं वो बहुत सारे हिस्टोरिकल डायनेस्टी साम्राज्यों के बारे में समझाने की कोशिश करती है। The Tripitas and Jatakas of the Buddhists and Angas of the Jains contain some very useful references to the contemporary society and the political and economic conditions of those days. जो त्रिपिटकास, जातकास, अंगास ये किताबें हैं, ये बताती हैं कि उस समय समाज की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक किस तरह की संरचना थी, किस तरह के वहाँ लोग रहते थे, किस तरह की वहाँ पे घटनाएं होती थी। सेक्युलर और हिस्टोरिकल लिटरेचर, ऐतिहासिक लिटरेचर किस तरह का। The Arthashastra by Kautilya gives us information about Mauryan administration and the contemporary society. Mudra Rakshas by Vishakadatta yields valuable information regarding the Nandas and Mauryas, particularly the overthrow of the Nandas by the Mauryas. मुद्रा राक्षस किताब हमें बताती है नंदा और मौर्य के बारे में, और साथ ही साथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य जो साम्राज्य था उस समय वहाँ पर किस तरह की घटनाएं हो रही थी। तो इन अलग अलग किताबों से हम लोग अलग अलग समाज के अंदर किस तरह से लोग रहते थे, क्या वहाँ की संस्कृति थी, ये सारी चीजें हमें वो बताती। बाना हर्षचरित, which has been compared by Dr. V.S. Smith with Abul Fazl's Akbarnama, gives accurate and valuable information regarding Harsha, his conquest and administration. Raj Tarangini by Kala traces the history of Kashmir from earliest times to the 12th century AD. अलग अलग किताबों ने अलग अलग सालों में किस तरह की चीजें थी उसके बारे में बताया। सॉरी बेटा। The dramas of Kalidas, Shakuntala, Meghduta and Malvika Nimitra shed light on the social life of his age and also on the early Sungas. Historians have also derived important historical information from such literary works as Panani's Ashatyai and Patanjali's Mabhasya. अलग अलग किताबों, अलग अलग नाटकों के माध्यम से इतिहासकारों ने हमें पुराने समय, पुराने राजा, वहाँ के समाज सबके बारे में बताने की कोशिश की। ट्रैवलर्स अकाउंट। A number of foreign travelers, Greek, Roman, Chinese, Tibetans, Muslims, etc., visited this country from time to time and have left valuable political, social accounts. Herodotus, in his book History, supplies much information regarding the Perso-Greek War and the political connections of the northwest India with Persia in 5th century BC. Megasthenes, in his book Indica, throws a good deal of light on Mauryan administration and society and also the geography and products of history. अलग अलग समय में अलग अलग जगहों से ट्रैवलर्स यहाँ आए थे, यात्री आते थे, चाहे चाइना हो, ग्रीक हो, रोमन हो, तिब्बत हो, मुस्लिम हो। ये लोग जब अलग अलग देशों से आए तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के बारे में ये सारी चीजें लेके आए, उन्होंने यहाँ के लिखी, और यहाँ से जब वो लौट के गए तो भारत के बारे में उन्होंने अपनी किताबों के माध्यम से वहां जाकर अपने देशों में बताना शुरू किया। अलग अलग जगह से लोगों ने अपने देश की बातें हमें सिखाई और हमारे देश की बातें अपने लोगों को उन्होंने सिखाई। सिमिलरली द चाइनीज पिलग्रिम, स्पेशली फाइहान AD 399-414, Yansang AD 629-45 and Ising AD 673-95, who visited this country in search of knowledge and Buddhist literature, have left valuable accounts about the religious, social and political conditions of India. Payan's descriptions of Patliputra and Gupta's administration and Yansang's account of political, religious and social conditions of India towards the middle of the 7th century AD have proved very useful to us in reconstructing the history of India from AD 400 to 700. Payan, Yunsang, Itzing,
और बुद्धिस्ट लिटरेचर, बाकी की सारी किताबों को जब हम पढ़ते हैं तो उनके द्वारा हमें ये पता लगता है कि पहले किस तरह की चीजें होती थी, किस तरह की घटनाएं हुई थी, और वो हमें हमारे भूतकाल के बारे में जानकारी देती। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, अभी तक हमने पढ़ा कि रिटर्न चीजें थी, उन्होंने किस तरह से हमें इतिहास के बारे में सिखाया, लेकिन कुछ जमीन के नीचे से दबी हुई चीजें भी थी जिन्होंने हमारे इतिहास के बारे में भी हमें सिखाया। The archaeological sources like inscriptions, coins, instruments and artifacts have a significant effect on the writing of ancient history. बेटा पहले भी हमारी तरह के देश होते थे, घर होते थे, शहर होते थे, मकानों के अंदर रहने वाले लोगों के पास में सामान होते थे। आज जैसे कहीं पर अर्थक्वेक आते हैं या लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और कभी कभी वो जगह खाली हो जाती है, तो उस तरह से पहले भी होते थे। और उस जब वो बिल्कुल खाली हो गए, बहुत लंबे समय तक उनके अंदर कोई लोग नहीं बसने लगे, तो वो चीजें टूटने लगी। अर्थक्वेक्स या दूसरी ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स हुए, उनके नीचे वो दब गए। फिर हिस्टोरियंस ने जमीन खोदी और खोद कर निकाला, तो हमें पता लगा कि पहले इस तरह की चीजें होती। इंस्क्रिप्शंस, किस तरह की चीजें उभरी हुई है, लिखी हुई। Inscriptions engraved on stone, copper plates, etc. provide us information about important events of ancient rulers. The rock edicts of Ashoka, Sanchi inscription, Allahabad pillar inscription, iron pillar inscription at Mehrauli in Delhi tell us about important events, administration, personal qualities of rulers, important dates, specimens of art and mutual relations of different rulers. पत्थर पे, मेटल पे, खंभों पर या और किसी चीज के ऊपर खोद कर चीजें ड्रॉ करके जो बनाई गई थी वो दब गई थी, और आज जब हमें देखने को मिलती हैं तो वो हमें बताती हैं कि पहले कैसा पुराने समय में, पुरानी तारीखों में किस तरह की घटनाएं घटी थी। Coins. A large number of coins belonging to ancient times have also been found. These coins are made of gold, copper and other metals. जो सिक्के होते हैं वो बताते हैं कि पुराना समय कैसा था। अब ये सिक्के सोना, चांदी, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, कॉपर, पीतल और दूसरे मेटल के हो सकते हैं। They have helped us in fixing the dates of several dynasties. They also help us in many other way in the study of Indo-Bactrian and Indo-Greek periods in India. Similarly, the coins issued by Samudragupta tell us that he was devotee of Vishnu. Samudragupta is depicted on his coins playing veena. This proves he was a great musician. Coins also tell us about the economic condition of the period and the extent of the empire of the kings. बेटा आज आप कोई भी एक सिक्का लेते हो तो आप देखते हो कि एक तरफ तो उस पर डेट लिखी होती है, दूसरी तरफ पैसे भी लिखे होते हैं, कितने पैसे का वो सिक्का है, और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई चिन्ह भी बना होता है। ये सारी चीजें बताती हैं कि वो कब प्रिंट हुआ था, वो सिक्का किस दिन बनाया गया था। आज तो आप सिर्फ पीतल के और इसी चीज के सिक्के देखते हो, येलो कलर का देखते हो, या फिर कभी आप व्हाइट कलर का स्टील का सिक्का भी देखना लग जाता है। लेकिन पहले सोने, चांदी और इनके सिक्के हुआ करते थे जो बताते थे कि पहले इकोनॉमिक कंडीशन कितनी अच्छी होती थी। Monuments, buildings. The ruin of old buildings, temples, palaces, stupas, caves, old towns, etc. provide important information regarding our past heritage. The excavation at Mohenjo-daro, Harappa, Sangol and several other sites have proved that a great civilization existed in the Indus Valley about 5,000 years ago. Excavations at Takshila have yielded valuable information about the Kushan dynasty, and excavations at Patliputra have helped us a lot in our knowledge about the Mauryas. जमीन के नीचे जब बिल्डिंग्स को खोदा गया और निकाला गया तो वो बताते हैं कि पहले समय में किस तरह की बिल्डिंग होती थी, कैसे महल थे, किस तरह के घर थे, कितने मंजिला वो होते थे, और ईंट सीमेंट, आज हम ईंट सीमेंट और दूसरी चीजों से बनाते हैं, पहले किस किस चीज के वो बनते थे। They throw light not only on development of architecture but also on the social and religious life of people. In this respect, the stupas built by Ashoka at Sanchi and Barhat at the temples and Vitri Gaon and Deogaon belonging to Gupta period are also important. The ruins of Nalanda and
Vikramshila enlighten us about the ancient system of education. यदि हम नालंदा और इन जगहों को जब खोद के निकाला गया तो हमें पता लगता है कि पहले किस तरह के कॉलेजेस या स्कूल्स होते थे। तक्षशिला नालंदा की में किस तरह की पढ़ाई होती थी। आर्टिफैक्ट्स, कला किस तरह की है। Artifacts or works of art comprising sculptures and paintings also help us in forming an idea of the cultural life of the people of the past. The specimen found at Takshila that belonged to the period of Kanishka throw light on the beauty of Gandhara and art and the Greek influence on Indian sculpture as well as on the religious beliefs of the Kushan kings. Similarly, the images and paintings of Shiva, Vishnu, Buddha and Mahavir and sculptures of the Gupta period, which are still found in Ellora caves, not only tell us about exquisiteness of contemporary sculpture, but also the religious tolerance of the Gupta. अलग अलग जगहों पर पेंटिंग्स हमें बताती हैं कि उस समय के राजा किस तरह की उनकी सोच थी, वो कितने समझदार थे या क्या उन्होंने घटनाएं की थी। Besides sculptures, the paintings and resources found at Ajanta, Ellora and other places give valuable information regarding contemporary religious and social customs as well as clothing, food habits and means of entertainment of the people. साथ ही साथ ये भी बताती हैं कि उन समय में, ये पेंटिंग्स हमें बताती है कि उन समय में लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे, किस तरह से वो जीवन जीते थे। राजा महाराजा ही नहीं, आम जनता का भी जीवन कैसा था, ये भी हमें उन पेंटिंग से पता लगता है। इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, वन पास्ट और मेनी। जो हिस्टोरिकल सोर्सेज है उसकी इंपॉर्टेंस यही है कि हो सकता है कि पास्ट एक ही हो या बहुत सारे हो सकते। इनफैक्ट हिस्टोरिकल सोर्सेज हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ देयर ओन फॉर एवरी कंट्री। फ्रॉम देम वी फॉर्म एन आइडिया ऑफ our ancient culture and about the people who lived in this land from time to time. इन historical sources से हम ये जान सकते हैं कि समय समय पर किस तरह का समाज बसता था, वहां पर कैसे लोग रहते थे। From them we learn how the different groups of people like herders, farmers, merchants, craftsmen, etc., whom we can call ordinary people, lived a different life from the rulers and the kings. हमें ये पता लगता है कि राजा और आम जनता का जीवन किस तरह का था। King, for instance, led a luxurious life in great palaces, while farmers lived in ordinary houses and found it difficult to make the both ends meet. राजा बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते थे और किसान छोटे छोटे घरों में रहते थे, जो शायद अपना जीवन यापन भी अच्छी तरह से नहीं करते। Again, where the kings kept a record of their battles, courts, leisures, pleasures, the ordinary people like the farmers did not keep a record of what they did. राजा महाराजा जो भी काम करते थे उसका वो रिटर्न डॉक्यूमेंट रखते थे, आम जनता नहीं रखती थी। Lives of ordinary people and the ruling class were so different that some historians even believe that we have not one past but many past. हिस्टोरिकल सोर्सेज इतने हैं कि बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि हमारा एक पास्ट नहीं है, हमारे बहुत सारे पास्ट। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर। इसके साथ ही हम फर्स्ट चैप्टर को खत्म करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। अंटिल देन स्टे सेफ एंड हेल्थी।